अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि सलाहुद्दीन अयूबी शमसा से पूछते हैं आपकी क्या शिकायत है। तो जवाबन शमसा कहती है मुझे शिकायत आपसे है, मैं आपके फैसले से खुश नहीं हूँ। सुना है कि गुलजारा के कातिल मैला को रिहा कर दिया जाएगा, क्या ये सच है? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं मुझे भी इसकी तवक्को नहीं थी। काजी ने ऐसा फैसला सुनाया क्योंकि वह मुजरम नहीं थी। तो जवाबन शमसा कहती है और आपने जुल्म के खिलाफ खामोश रहने को तरजीह दी। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं इंसाफ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमारा दिल कहता है शमसा, इस शर्त के साथ कि वो मिस्र में दोबारा दाखिल नहीं होगी, उसे आजाद किया जाएगा। तो शमसा कहती है मैं कानून की नहीं बल्कि अपने जमीर की सुनती हूँ, मुझे आपने मायूस किया वजीर सलाहुद्दीन। ये कहते साथ ही शमसा उस लम्हे को याद करती है जब जिंदान में मैला ने उससे कहा था सलाहुद्दीन के साथ अपनी मोहब्बत का इस्तेमाल करते हुए तुमने मुझे जिंदान में डाल दिया। वो चातलियन था लेकिन तुमने इल्जाम मुझ पर डाल दिया। तो शमसा ने कहा था इनकार ना करो, तुमने उसे हमारे ठिकाने का बताया था। तो मैला ने कहा था कि अगर तुम ये दावा करती हो तो सबूत सामने रखो। तो शमसा ने कहा था एक मुसलमान के भेष में जासूस बजाते खुद सबूत है, तुम मिस्र में क्यों हो, मुझे जवाब दो। तो मैला ने कहा था एक और वजह है, ये मेरे और सलाहुद्दीन के दरमियान है। तो शमसा ने कहा था लेकिन सलाहुद्दीन आखिर में जीत गए, तुम्हें वैसे ही सजा दी जाएगी जिसकी तुम मुस्तहिक हो। और फिर इस ख्याल के बाद शमसा कहती है वजीर सलाहुद्दीन आपने मुझे वाकई मायूस किया, मैं तवक्को कर रही थी कि मैं उसे सजा होते हुए देखूंगी तो शायद मेरी तकलीफ कम हो जाए। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं उसने खुलेआम जुर्म नहीं किया, अदालत ऐसे ही काम करती है शमसा। कि आप मुझसे ये तवक्को रखती हैं कि मैं बतौर वजीर इस्लाम के कानून की नाफरमानी करूं? तो शमसा कहती है वो औरत आपको यहाँ पर मारने आई थी लेकिन उसे मौका नहीं मिल सका, उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। आप किसी ऐसे शख्स को कैसे छोड़ सकते हैं जो आपको मारने की कोशिश कर रहा हो? उधर दूसरी जानब शाम में सुल्तान कह रहे होते हैं कैरक की काउंट्स सलाहुद्दीन के पास है, हमें ये मौका होशियारी से इस्तेमाल करना चाहिए। सलाहुद्दीन को जल्द अज जल्द खत लिखा जाए, उसे कहो कि काउंट्स मैला को फौरन मेरे पास भेज दो, उसके लिए शाम की अदालत मुकदमा चलाएगी। तवील जुर्म तवील तफ्तीश का तकाजा करता है, अदालती फैसले से हम कैरक को एक तरफ ले जाएंगे। जबकि इधर शमसा कहती है अगर जुल्म को बरकरार रखना ही था तो हमने दरगाम और शहवार से निजात हासिल क्यों की? ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं शमसा खातून आपके अल्फाज सख्त हैं, क्या आपको लगता है कि मैं उन शैतानों की तरह हूँ? तो शमसा कहती है मैं नहीं कहती, लेकिन आपकी मुनसफाना शख्सियत इस फैसले से दागदार हो जाएगी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे उन्वान की जरूरत है, फैसले पर सवाल करने से पहले आपको फिक्का और कानून पर इल्म होना जरूरी है। ये सुनकर शमसा कहती है बिल्कुल, एक मसीही इंसाफ के बारे में कैसे जान सकता है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा। तो शमसा कहती है मैं समझती हूँ वजीर सलाहुद्दीन, रियासत का मजहब इंसाफ है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे एक दिन समझ जाएंगे। ये कहते साथ ही शमसा वहां से चली जाती है। और फिर पीछे से काजी फाजिल सलाहुद्दीन अयूबी से कहते हैं वजीर हजरत काउंट्स के कागजात तैयार हो चुके हैं, वो आपके हुक्म के साथ ही रिहा हो जाएगी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं उसे देख लूंगा, हम दीवान तलब करेंगे। दूसरी जानब कुदस में एक सिपाही बाल्डोन के साथ मशक कर रहा होता है, जबकि बालन सबीला के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है वो आदमी जिसे शहजादे ने बाजार में देखा था, विलियम को उसके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। तो सबीला कहती है हर लम्हा जब भी मैं लॉर्ड गाय का चेहरा देखती हूँ तो मेरे दिल में शक मजीद बढ़ जाता है। बालन अब मैं जानती हूँ कि किसी शख्स को मारकर कैसा महसूस होता है। तो जवाबन बालन कहता है मैं जब से वापस आया हूँ मुझे इन जमीनों ने कई ऐसे साख सिखाए हैं कि जिनके लिए मैं अजनबी था, मैं अब किसी भी चीज से भागना नहीं चाहता। तो सबीला कहती है एबलन का मुस्तकबिल अभी तक गैर यकीनी है। तो बालन कहता है बादशाह इमालिक जो भी फैसला करे मैं एबलन के लिए लड़ना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि बुलंदी पर से चातलियन उन्हें देख रहा होता है। और फिर अंदर लॉर्ड गाय इमालिक से कहता है इज्जत माब फौज अब नज़्मो ज़ब्त में है, कोई बगावतें नहीं है, मिस्र में शिकस्त और हरीम किला और सलाहुद्दीन का तख्त पर बैठना, इन सब चीजों ने सुल्तान नूरुद्दीन की भूख में इजाफा किया होगा। हम मजीद गलतियां नहीं कर सकते। ये काफी नहीं है कि सिर्फ कुदस ही ताकतवर हो, हमारे तमाम इत्तेहादियों को भी ताकतवर और चुकन्ना होना होगा। ये सुनकर बादशाह इमालिक उसके इरादे भांपते हुए कहता है आप एबलन के बारे में बात करने का इरादा रखते हैं, क्या ऐसा नहीं है? तो जवाब में लॉर्ड गाय कहता है अभी तक एबलन के हुक्मरान का तुकर्रर नहीं किया गया, इस हालत में एक बहुत बड़ा हिफाजती खला है और मेरे ख्याल में सुरमा चातलियन इस उन्वान के लिए सही आदमी है। मगर विलियम कहता है जनाब हमें याद रखना चाहिए कि बालन असल वारिस है। तो जवाबन इमालिक कहता है मुझे उनकी जरूरत नहीं जिन्होंने खून के रिश्ते से इस्तेहकाक किया हो, बल्कि वो लोग चाहिए जो तख्त के मुस्तहिक हैं। विलियम ये सुनते साथ ही विलियम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है।
नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे ताजर गुलामों से काम करवा रहा होता है। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाने वाला एक गुलाम छुपते छुपाते वहां पर पहुंच जाता है और अपने एक साथी को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर देता है। दूसरी जानब कुदस में शहजादे बाल्डोन को सिपाही से लड़ाई करता हुआ देखकर बालन सबीला से कहता है, ऐसा लगता है कि प्रिंस बाल्डोन भी लड़ाई से गुरेज नहीं करता। ये कहते साथ ही बालन आगे बढ़ते हुए सिपाही से तलवार पकड़ लेता है और कहता है, शहजादे बाल्डोन, आपकी तलवार आपके जिस्म का एक हिस्सा लगती है। तो बाल्डोन पूछता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो जवाबन बालन कहता है, भूल जाओ कि आपने तलवार पकड़ी हुई है, तलवार को आपके जिस्म का हिस्सा होना चाहिए। इसी लम्हे चातिलोन भी वहां पर आ जाता है और शहजादे से कहता है, मेरे ख्याल में आपको तलवार की तरबियत के लिए एक हकीकी सुरमा की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है। तो बालन कहता है, आप आखिरी शख्स हैं जिन्होंने बहादुरी के असूलों के बारे में बात की। तो चातिलोन कहता है, क्या ऐसा वो शख्स कह रहा है जो मुसलमानों से दूर नहीं रह सकता? शहजादे, पहला असूल है कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखना और वहां पर तुम्हें खौफ जरूर नजर आना चाहिए, जैसा कि अब मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ नजर आ रहा है बालन। ये कहते साथ ही चातिलोन बालन पर हमलावर हो जाता है। बालन पीछे हट जाता है और चातिलोन कहता है, ये हैरान और खौफजदा है। ये कहते साथ ही वो एक बार फिर बालन पर हमलावर होता है। उधर समुद्र के किनारे ताजिर का एक आदमी उसके पास आता है, जनाब, एक गुलाम ने वजीर से आपकी और दूसरे मालिकों की शिकायत की है। ये सुनकर ताजिर निहायत गुस्से से कहता है, वहां जाने का उसे रास्ता कैसे मिला? उनमें से कौन वहां भाग कर गया था? और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, सब के सब एक कतार में खड़े हो जाओ। ये सुनकर शिकायत लगाने वाला बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सब गुलाम एक कतार में खड़े हो जाते हैं। और फिर ताजिर कोड़ा हिलाते हुए पूछता है, कौन था? तुम में से महल में कौन गया था? तुम होते कौन हो हमारी शिकायत करने वाले? मगर सब के सब गुलाम खामोश रहते हैं और कोई जवाब नहीं देते। ये देखकर ताजिर एक गुलाम पर टूट पड़ता है और उस पर कोड़े बरसाता ही चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में लड़ते हुए चातिलोन बालन से कहता है, हो सकता है कि मैं काहिरा में अधूरे रह जाने वाले काम को यहाँ पूरा कर सकूं बालन। तो जवाबन बालन कहता है, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर छुपने के लिए कोई औरत नहीं है। ये कहते साथ ही वो चातिलोन पर हमलावर होता है, जबकि उन दोनों की तलवारें एक दूसरे की गर्दन पर चली जाती हैं। इस दौरान वहां पर आने वाला लाडगाय कहता है, बस बहुत हो गया, तुम शहजादे की इस तरह बेइज्जती कैसे कर सकते हो? वो दोनों अपनी तलवारें पीछे कर लेते हैं और फिर चातिलोन कहता है, मैं अपने शहजादे को दिखा रहा था कि हकीकी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। तो जवाब में लाडगाय कहता है, लड़ने की अब कोई वजह नहीं बची क्योंकि अब से एबलन आपका है चातिलोन। ये सुनकर बालन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर लाडगाय मजीद कहता है, एबलन चातिलोन को देने का फैसला बादशाह का है। ये सुनकर चातिलोन निहायत खुश होते हुए कहता है, लाडगाय, फिर हमें जश्न मनाना चाहिए। ये कहते साथ ही वो लाडगाय के साथ आगे बढ़ जाता है। बालन को निहायत गुस्से में देखकर सबीला उसके पास आती है और कहती है, बराए करम कुछ गलत मत करना। मगर बालन आगे बढ़ जाता है। इधर काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी जंदान में मैला के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप वाकई ये नहीं सोचेंगी कि मिस्र का वजीर एक बेदफा औरत को जंदान में मार डालेगा। तो जवाबन मैला कहती है, क्या होगा कि अगर वो औरत वजीर को जंदान में मार डाले? यहाँ पर क्यों आए हो? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या अदालत का फैसला नहीं सुनाया गया? आपको इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि आप दोबारा कभी मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखेंगी। ये सुनकर मैला हैरानगी से कहती है, तुम मेरी जान बचाओगे और मुझे अपने ही हाथों से आजाद कर दोगे? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये कोई जाल नहीं है, फिक्र न करें, हम अपने कहे गए अल्फाज को पूरा करते हैं। काश मुझे कौंत माइल्स को इसकी वजाहत करने का मौका मिलता। ये सुनकर मैला कहती है, तुम मेरे शोहर का नाम मत लो। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अपने दुश्मनों और दोस्तों का जिक्र करना मेरा हक है। माइल्स ने मुझे बेरहमी के साथ कुएं में फेंक दिया और फिर उसने मिस्र में तलवार के साथ मेरा मुकाबला किया। अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार डालता। ये सुनकर मैला कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, तुमने उसे मार डाला, बस यही सच है। तो जवाब में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम गलत हो। जिन्होंने उसे मेरे पास भेजा और उसे अकेला छोड़ दिया, उन्होंने ही उसे कत्ल किया। यह सुनकर मैला कहती है, वो अकेला रह गया, हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बादशाह हमारा दुश्मन है। माइल्स का खून तुम्हारे हाथों पर है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, सच्चाई को देखने के लिए तुम्हें अपने दिल से बुग़्ज़ को निकालना होगा। अगर तुम्हें एहसास हो कि तुम अब भी मुझे मारना चाहती हो तो आओ और मेरे सामने खड़ी हो जाओ। मैं जिस तरह मिस्र में इंसाफ फराहम करता हूँ, मैं तलवार के साथ भी इंसाफ करूंगा। इसी लम्हे काजी फाजल वहां पर आते हैं और कहते हैं, एक अहम मसला है, गुलाम ने दीवान में जो कहा वो सच था, गुलामों की जानब से खबरें अच्छी नहीं है। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां से चले जाते हैं। इधर कुदस में बालन निहायत गुस्से के साथ बादशाह के कमरे की जानब बढ़ता ही चला जाता है। इसी दौरान विलियम उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें सब्र करना चाहिए, तुम्हारे पास पहले ही काफी दुश्मन है, क्या तुम बादशाह की भी मुखालफत करोगे? तो बालन कहता है, ये वक्त सब्र का नहीं बल्कि उनसे हिसाब करने का है विलियम। वो जाने लगता है तो विलियम एक बार फिर उसे रोक लेता है, मगर उसके सारे कहे गए अल्फाज बेसूद होते हैं और बालन आगे बढ़ जाता है। वो बादशाह के कमरे में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज से कहता है, बादशाह इमारलेग। तो उसे देखते हुए इमारलेग कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुमने एबलन के बारे में मेरा फैसला सुन लिया है।
लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो। तो जवाबन बालन कहता है, मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपके फैसले को तस्लीम नहीं करता। ये सुनकर इमारले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उधर ताजर एक के बाद एक गुलाम को पीटता ही चला जाता है और कहता है, चले जाओ और इसके बारे में जाकर शिकायत करो। इधर इमारले बालन से कहता है, काश तुम ये जुर्रत मिस्र में सलाहुद्दीन के खिलाफ कर पाते, हो सकता था फिर एबलन तुम्हारा होता। यह सुनकर बालन कहता है, आपने वो शर्त रखी जिसका मैं हकदार था, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था और मैंने इसे कबूल किया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने ये भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। यह सुनकर इमारले कहता है, अपनी हद से आगे ना बढ़ो। मगर बालन कहता है, मेरे लिए अब कोई हद नहीं है, जान लें कि जो मेरा है मैं उसे लेने की पूरी कोशिश करूंगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।